दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा, सुना होगा कि करोड़ों की पेंटिंग्स बिकती है, या फिर आपने देखा होगा कि मजनू भाई कैसे पेंटिंग बनाते हैं और वो शौक के लिए बनाते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा धमाल मूवी में कि कैसे एक घोड़े को दिखाया गया है घास खाते हुए पेंटिंग, जिसमें ना घोड़ा होता है ना घास होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिनसे मिलाने वाले हैं वो रियल में हैंडमेड पेंटिंग बनाते हैं और उसको करोड़ों में सेल करते हैं। दोस्तों, करोड़ों में सेल करते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हैं। मैं आपको मिलाने वाला हूं पोर्ट्रेट फ्लिप के फाउंडर सनी चौधरी जी से। सनी भाई, स्वागत है हमारे चैनल पे। हाय सतीश। तो कैसे हो सनी भाई? एकदम बढ़िया, आप बताएं। फाइनली सनी भाई से मैं बात कर रहा था 2018 से, और आज 2022 ऑलमोस्ट जुलाई में हम लोग मिल रहे हैं। भाई, इतनी लेट क्यों कर दी आपने चैनल पे आने में? मैंने लेट नहीं करी है। ओके सनी भाई, मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो हो जाए मेरी ऑडियंस के लिए। मेरा नाम सन्नी है। मैं पोर्ट्रेट फ्लिप का को-फाउंडर एंड सीईओ हूँ। पोर्ट्रेट फ्लिप की शुरुआत हमने 2018 में करी थी, कॉलेज के टाइम पे। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम VIT वेल्लोर। ओके। तो वहाँ से कॉलेज करा। कॉलेज ख़त्म हो रहा था तो प्लेसमेंट्स का देख रहे थे। उसी टाइम पे हमको स्टार्टअप्स का भी देख रहे थे कि कुछ स्टार्टअप्स में कुछ करा जा सकता है क्या। तो तभी मेरा एक फ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे एक पोर्ट्रेट मांगा। अरे वाह। और हम ऑनलाइन सर्च कर रहा था, उसको कुछ मिला नहीं। तो हो क्या रहा था कि हमको ऑफलाइन बहुत सारे आर्टिस्ट मिल रहे थे कि आप इधर आ जाओ, हम बना देंगे। तो हमको लगा कि ये तो एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है और आर्टिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर हमने एक बेसिक वेबसाइट बनाया जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट लिस्ट करे और फिर हमने उसको मार्केट करना शुरू किया। ये सब कॉलेज के टाइम पे ही हो रहा था। 2018 कॉलेज भी कर रहे थे आप लोग? जी, फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में। ओके। और आपने बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को गाड़ियों में या फिर मशीन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट कैसे आ गया? गर्लफ्रेंड की वजह से? भाई देखो, गर्लफ्रेंड बनाओ अच्छी बात है, उससे आइडियाज भी निकलते हैं। जैसे सनी भाई ने आज करोड़ों का स्टार्टअप खोल डाला। तो सनी भाई, जैसे आपने 2018 में शुरू किया, 2022 है, तो इस 4 साल में मैंने भी देखे काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी इंटरव्यूज आपके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपसे इतने टाइम से कनेक्टेड हूँ। मैं इंतजार कर रहा था कि एक सही समय आए और आपको फीचर किया जाए और धमाके के साथ किया जाए। तो एक स्टूडेंट के माइंड में कैसे आया कि यार हमें ना लाइक ये चीज़ करेंगे तो ये बूम हो सकता है या फिर ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? क्योंकि आपने एक छोटे लेवल पे प्रॉब्लम देखा कि आपके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने बोला कि पोर्ट्रेट के लिए ऐसा कुछ, तो आपको आइडिया आ गया। बट आपने कैसे इसको समझा कि यार ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है? ठीक है। तो जब हम लोग इसके लिए रिसर्च कर रहे थे तो हमने ऑनलाइन देखा कि ये पेंटिंग हज़ारों रुपए में बिक रही है ऑनलाइन। अच्छा। तो और ये इंडिया से ज़्यादा US या यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका बहुत डिमांड है। तो फिर हम जब रिसर्च करें तो हमको समझा कि लोग खरीद रहे हैं और बहुत महंगे प्राइस पे खरीद रहे हैं। इसको अगर आप इकोनॉमिकल बनाओगे तो ये और अच्छे से सेल हो सकता है। तो वहाँ से हमको क्रैक हुआ कि नहीं, इसका एक डिमांड है। फिर हम जब बेसिक SEO करते हैं तो SEO में आप ट्रेंड्स चेक करते हो कि कितनी बार सर्च हो रही है ये चीज़ें। बराबर। तो हमने देखा कि इंटरनेट पे इस चीज़ों को बहुत बार सर्च करा जा रहा है। तो हमको लगा कि इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसको ट्राई करना चाहिए। तो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपको इस IT फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कैसे इंटरेस्ट आया? फिर कैसे आपको चैलेंजेस आए होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, तो कैसे आपने दूर किया इन सब चीज़ों को? जब हमने शुरू किया था हम 3 लोग थे। तो हमने ऐसे आपस में काम डिवाइड कर लिया। तो लवदीप थे, लवदीप ने डिसाइड करा कि वो आर्टिस्ट हायरिंग करेगा, और शुभांशु ने डिसाइड करा कि उसको थोड़ा पहले से पता था कि डोमेन होस्टिंग क्या होता है, तो उसने बोला कि मैं वेबसाइट बनाऊंगा। और फिर मेरे लिए मार्केटिंग बचा। ओके। तो मेरे को मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था और मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था शुरू में मार्केटिंग में। मेरे को मार्केटिंग पहले लगता था सेल्स होता है कि आप जाओगे किसी को कुछ बेचोगे। तो फिर जब मैंने शुरू किया और मेरे को नील पटेल एक US के बहुत बड़े SEO गुरु है, तो उनके मेरे को ब्लॉग्स और YouTube वीडियो मिले। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया। मेरे को यही जान के इंटरेस्ट आया कि मेरे को ये Amazon वाले ये ऐड क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार उनकी वेबसाइट पे गया, हर जगह मेरे को उनके ऐड क्यों दिख रहे हैं। ठीक है, या फिर मैंने कुछ चीज़ सर्च करी तो गूगल मेरे को अभी ये क्यों रिकमेंड कर रहा है। हाँ। तो जब मेरे को ये सब चीज़ें समझी तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कि ये मार्केटिंग ऐसे नहीं, ये कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। तो फिर जब वहाँ से सीखना शुरू किया, फिर बैकलिंक को करके एक ब्लॉग है, वहाँ से पूरा SEO सीखा। फिर कुछ ऑनलाइन कोर्सेज लिए, फेसबुक ऐड सीखने के लिए, गूगल ऐड सीखने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते टाइम लगा, काफ़ी टाइम लगा, 1 साल तक लगा ये सब सीखने में, और फिर जाके कुछ ग्रोथ आया। क्या बात है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए सनी भाई, पोर्ट्रेट फ्लिप जो आपने नाम लिया और पोर्ट्रेट बनाने का आपने सोचा, मैं जानना चाहूँगा कि प्रोसेस क्या है
इसके पीछे लाइक कि अगर किसी को पोर्ट्रेट चाहिए तो कैसे कांटेक्ट करता है, कैसे आप उसको डिलीवर करते हो, तो ये पूरा प्रोसेस बताओगे? ठीक है, तो हमारी वेबसाइट है portraitflip.com, आप उस पर जाते हो, आपको ऑर्डर नाउ का बटन दिखेगा। किसी क्लाइंट को पता कैसे चलेगा कि मेरे को पोर्ट्रेट फ्लिप पे ही जाना है? आप गूगल सर्च करोगे तो हाई चांसेस है कि पहले 3 रिजल्ट में पोर्ट्रेट फ्लिप आना चाहिए किसी भी कीवर्ड के लिए। तो उतना SEO ऑप्टिमाइज्ड है हमारा वेबसाइट। तो फिर अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, फिर वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको कौन से मीडियम चाहिए। जैसे करंटली हम 7 मीडियम में काम करते हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग्स होती है, स्केचेस होते हैं, वाटर कलर पेंटिंग होता है। तो ऐसे डिफरेंट प्राइसिंग के साथ डिफरेंट पेंटिंग्स आपको मीडियम्स वहाँ पे मिलेंगे। आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, अपना जो डिज़ायर्ड साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जितने नंबर ऑफ़ पीपल है उसमें वो सेलेक्ट करना है, आपको अपने फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, जो सजेशन है हमारे आर्टिस्ट के लिए वो डालना है। और अगर आपको फ्रेम के साथ चाहिए, बिना फ्रेम के चाहिए, वो सब हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा डैशबोर्ड पे। तो आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर हमारा जो टीम है वो आपको रीच आउट करेगा वाया ईमेल, और वही जो ऑपरेशन हेड है या ऑपरेशंस टीम है वो आपके लिए डिसाइड करेगा कि ये पेंटिंग बेस्ट कौन सा आर्टिस्ट बना सकता है। तो हमारे साथ अभी 120 आर्टिस्ट काम करते हैं। 120 जी। सारे इंडिया से कि बाहर से भी? मेजरली इंडिया, चाइना और US से है। ओके। तो वो आर्टिस्ट हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये इतने टाइम तक पहुंचाना है, तो बेस्ट लोकेशन कौन सा रहेगा, बेस्ट आर्टिस्ट कौन सा रहेगा, इसके लिए फिर हम उस आर्टिस्ट को असाइन करेंगे, पेंटिंग बनवाएंगे। आप थ्रू आउट द प्रोसेस हम कस्टमर के टच में रहते हैं वाया ईमेल। तो हम कस्टमर्स को अपडेट भेजते रहते हैं कि आपका पेंटिंग बन गया है, आप चेक करो, आपको कुछ चेंजेस चाहिए या अप्रूव कर रहे हो। तो कस्टमर्स को अप्रूव करते हैं तो फिर हम शिप करते हैं। तो ऑटोमेशन पे रहता है वो, कैसा रहता है? कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन पे नहीं है, रियल ह्यूमन बैठ के पीछे से आपको रिप्लाई कर रहा है, गॉट इट। बट ऑर्डर प्रोसेस पूरा ऑटोमेशन पे। गॉट इट। तो एक चीज़ बताइए, आपने आर्टिस्ट की हायरिंग कैसे करी थी? आपको कैसे पता चला कि यार जो मुझे चाहिए वो आर्टिस्ट कहाँ मिलेंगे? तो शुरू में तो बहुत ऐसे ही सर्च कर रहे थे गूगल पे, बट जो आर्टिस्ट हमको दिख रहे थे उनमें से कुछ अच्छे थे, कुछ अच्छे नहीं थे। कुछ हमारे साथ पहले तो काम करने को रेडी कोई क्यों होएगा। हम किसी को बोलते थे कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो वो बोलते थे अरे हमने भी बनाया था, नहीं होता है। तो ऐसा शुरू में इशू होता था। फिर हमको कुछ 1-2 आर्टिस्ट मिले थ्रू इंस्टाग्राम, हमने उनको खुद से ही ऑर्डर दिए। शुरू में तो ऑर्डर ऑब्वियसली नहीं आएंगे, तो हमने उनको खुद से ही ऑर्डर्स दिए। जैसे अपने रिलेटिव्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, किसी को दोस्त को गिफ्ट देना है, दोस्त के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो हमने वो ऑर्डर्स प्लेस करे और उनको दिया, तो उनको लगा कि हाँ ये लोग कुछ तो ट्राई कर रहे हैं करने का। तो फिर हमने उनसे पूछा कि अच्छा आप तो करते हो, आपको हम रेगुलर ऑर्डर देंगे, आप किसी और को भी जानते हो क्या? अच्छा। तो फिर वो बोलेगा हाँ मेरा कॉलेज में कोई फ्रेंड था जो मेरे साथ आर्ट सीखा था, तो वो भी अच्छे से करता है, वो भी मेरी सिटी से है, मैं उसको कनेक्ट करवाता हूँ। फिर ऐसे किया। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा ब्रांड बिल्डिंग हुआ और इंस्टाग्राम पे लोग रीच आउट करने लग गए, फिर एक आर्टिस्ट से दूसरा आर्टिस्ट रीच आउट करने लग गया, तो धीरे धीरे करके ऐसे नेटवर्क बिल्ड होता गया। फिर हमने जैसे चाइना में हमने ट्राई करा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमको पता चला कि चाइना में प्रॉपर स्टूडियो सेटअप हो रखे हैं और जो बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको बना के दे सकते हैं। ऐसे ही सेम US में भी है। तो हमने उनको रीच आउट करा और उनके साथ पार्टनरशिप करा। ग्रेट। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि इनको चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को इन्होंने खुद से दूर किया और उस पर लगे रहे। अभी ज़्यादातर लोगों का ये शिकायत रहता है यार मैं ट्राई करता हूँ ना, होता ही नहीं है। बट जिस तरीके से सनी भाई बता रहे हैं कि यार हमने कैसे कि एक आर्टिस्ट को पकड़ा, फिर उसके थ्रू किसी और को, फिर उसके थ्रू किसी और को, और आज 120 आर्टिस्ट इनके साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है। एक चीज़ मेरे को बताइए कि आपके इस पोर्ट्रेट फ्लिप के पीछे कोई 3 रीज़न बताएंगे कि ये इतना हिट क्यों है? 3 रीज़न। पहला तो हमारा कस्टमर सर्विस है, क्योंकि जनरली कैसा होता है, जैसे आपने बोला ये ऑटोमेशन पे है क्या, तो ऑटोमेशन में क्या ऑटोमेटिक ईमेल्स अपडेट्स आपको जाएंगे, बट हमने उस प्रोसेस को थोड़ा सा ह्यूमन ओरिएंटेड रखा है, क्योंकि ये कस्टम पेंटिंग है, इसको भी एक ह्यूमन ही बना रहा है, ऑटोमेशन पे नहीं है। तो कस्टमर्स उसके लिए पे कर रहे हैं, तो उनको ना खुद से डिज़ाइन करवाते हैं उस प्रोडक्ट को। ठीक है, हम डाल भी सकते हैं वीडियो के ड्यूरेशन में कैसे प्रोसेस पूरा होता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने, जैसे कस्टमर सपोर्ट में एक बंदा पूरा बैठ के आपको ईमेल लिख रहा है, हर चीज़ों पे अपडेट दे रहा है कि ठीक है आपका फोटोशॉप डिज़ाइन, आपका मॉकअप बन गया, आपको इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, फिर आर्टिस्ट को भेज रहा है, आर्टिस्ट ने जो बना के भेजा वो कस्टमर से अप्रूवल ले रहा है। तो पहली चीज़ तो कस्टमर सपोर्ट है। आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाते तो ट्रस्ट पायलट पे 800 से ज़्यादा लोगों ने हमको 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है। तो एक वो पॉइंट है। दूसरा हमारा मार्केटिंग, क्योंकि हमने फंडिंग रेज नहीं करा, तो शुरू से ही हमको था कि ऐसा, मतलब शुरू में तो यही लगा था कि यार मार्केटिंग कैसे करेंगे, फेसबुक ऐड में पैसा लग रहा है, गूगल एड्स में पैसा लग रहा है। फिर जब ये ब्लॉग्स वगैरह पढ़ा तो समझा SEO करके कुछ चीज़ होती है, आप ब्लॉग्स लिखते हो, अच्छे से लिखोगे तो वो रैंक हो सकते हैं। तो SEO करा तो हमको फ्री में ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलना शुरू हुआ। तो एक SEO का आप बोल सकते हो।
और थर्ड हमारा पूरा जो टीम है, जो उनका डे टू डे बेसिस पे, जो हमारा अभी 16-17 लोगों का टीम है, तो हर किसी का अपना एक टास्क है, तो वो उतनी एफिशिएंटली उसको कर रहा है कि कस्टमर को टाइमली डिलीवरी मिल जा रहा है। और दूसरा जो हमारे ग्रोथ प्लान्स है या जो हमारे मार्केटिंग प्लान्स है, उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो भी टाइमली हम लोग डिलीवर कर पा रहे हैं। ग्रेट। एक चीज़ मेरे को बताएंगे कि लाइक जब आपने 2018 में शुरू किया था तो पहला ऑर्डर कितने दिन बाद आया था? तो एक तो मैंने बताया कि पहले ऑर्डर तो कुछ हमने खुद के लिए प्लेस कर लिए थे, अपने भाई के लिए, बहन के लिए। अच्छा। उसके बाद 5-6 महीने लगे थे। और वो चैनल क्या था, किसके थ्रू हुआ था वो सेल? पहला ऑर्डर हमने पहले एक्चुअली शॉपिफाई पे स्टोर बनाया था। अच्छा। उनको 2-3 महीने का कुछ फ्री ट्रायल देते हैं। हाँ। तो हमको लगा कि फ्री में ट्राई करना है तो इधर ही बना लेते हैं, तो हमने शॉपिफाई पे बनाया। पहला ऑर्डर हमको फेसबुक एड्स के थ्रू आया था। वैसे अभी कितने ऑर्डर्स आपने फुलफिल कर दिए ऑलमोस्ट? अभी तक हमने मोर देन 10,000 ऑर्डर्स हमने फुलफिल कर दिए। तो अगर मैं पूछूं आपसे, एक एवरेज कार्ड वैल्यू कितना होगा? तो हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू रहता है $200, जिसको INR में आप 18 से 20 हज़ार रुपये मान के, हाँ मान के, मतलब इतनी महंगी महंगी पेंटिंग्स बिकती हैं $200 की? हाँ। और मतलब शुरुआत कितने से होता है और हाई एंड कितना है इसका? हमारे वेबसाइट पे स्टार्टिंग प्राइस है $60। $60 से शुरू होता है। और हमने मैक्सिमम पेंटिंग $1,500 तक बेची है, जो कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की। और साइज क्या रहता है जो $60 का है? $60 वाला बहुत छोटा साइज रहेगा, 8 इंचेस इंटू 8 इंचेस, जितना आपका नोटबुक रहता है, 1.5 फीट का क्लासमेट वाला जो नोटबुक आता है, इतना साइज। और उससे बड़ा आप एक डोर के साइज जितना बड़ा भी पेंटिंग हमने बनाया हुआ है। और वो सारा हैंडमेड होता है? सब हैंडमेड होता है, टोटल प्रोसेस शुरू से लेके लास्ट तक आर्टिस्ट हैंडमेड। आपको ऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं? सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस भी यूएस में ही करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा एक्सपेंसिव एंड पे है, तो इसके जो अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा ऑडियंस जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अफोर्ड प्लस उनको अच्छा भी लगता है पेंटिंग वगैरह। हाँ, वो डिमांड भी है, दे आर लुकिंग फॉर इट। और हम उनको अगर सही प्राइस पे और सही सर्विस पे दे रहे हैं तो वो लोग खरीद भी रहे हैं। तो हमको 90% जो हमारे ऑर्डर्स है वो यूएस से आते हैं। यूएस के साथ साथ थोड़े हमको कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और बाकी 10% आप इंडिया से मान के चलो। मेरे को एक चीज़ बताइए सनी भाई, जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं और हम देखते रहते हैं कि आसपास में और भी लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, उसके बारे में चीज़ें अवेलेबल हैं कि कैसे इसको करना है, ट्रेनिंग वीडियोस हैं या फिर ट्यूटोरियल्स हैं। तो जब आपने पोर्ट्रेट फ्लिप बनाया था, आपने किसको देख के शुरू किया था? कोई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग भी ऐसा कुछ करते हैं, या फिर आपको अचानक से आइडिया आया कि यार नहीं हम कुछ अलग करते हैं? और उसको करने की हिम्मत कैसे आई? और फिर अगर कोई चैलेंजेस आते थे तो सीखते कैसे थे आप, उसको दूर कैसे करते थे, ये बताइए जरा। तो पहले तो आंसर करते कि इंस्पिरेशन कहाँ से आया। जो हमारे मेन कॉम्पिटिटर्स है वो सब यूएस से है, वेल फंडेड स्टार्टअप इस तरह की जो हाँ, बट हमको नहीं पता था वो एग्जिस्ट करते हैं। शायद पता होता तो हम शुरू भी नहीं करते हैं कि उनको इतना पैसा फंडिंग में मिला हुआ है, हम कैसे कम्पीट करेंगे उनके साथ। तो शुरू में तो ऐसा ही था कि 2018 में ना, अभी तो स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है, सबको पता है, जोमेटो है, स्विगी है, ये है वो है। उस टाइम पे ओयो बहुत चलता था। ओयो, रितेश अग्रवाल के बहुत न्यूज़ आते थे, तो मैं बहुत उनके इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़ता रहता था। तो वो बताते रहते थे कि मैंने एक होटल से शुरू किया था, मैं खुद ही वहाँ पे सफाई भी करता था, मैं ही रूम सर्विस भी करता था, मैं ही रिसेप्शन पे बैठता था। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी वो सब चीज़ें। तो वहाँ से लगा कि अगर रितेश अग्रवाल कर सकता है, जिसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं करा है और इतना बड़ा कंपनी बनाया, तो हम भी कर सकते हैं। दूसरा, कॉलेज में जब शुरू करा तो फाइनल ईयर में थे, और आपने भी इंजीनियरिंग करा है जहाँ तक मेरे को पता है। तो उसमें कैसा होता है कि फाइनल ईयर में आपकी क्लासेस नहीं होते, एक सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर जो रहता है उसमें प्रोजेक्ट रहता है, तो उसमें आप पूरे खाली रहते हो, सिर्फ प्रोजेक्ट रहता है, उसमें थोड़ा सा काम करो तो हो जाता है वो। तो पूरा टाइम हम हॉस्टल में खाली बैठे हैं, तो अभी करने को कुछ नहीं है, तो उससे अच्छा लगा कि यही कुछ ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने ट्राई करा। फिर जो चैलेंजेस आते गए, जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग के चैलेंजेस हमने पढ़ के सीखा, आपके वीडियोस देखे। अरे भैया इसके लिए पैसे नहीं दूंगा मैं। और दूसरे ब्लॉग्स जैसे मैंने बताया, वो सब सीख के हमने ग्रो किया। तो चैलेंजेस आपको इनिशियली मार्केटिंग के अलावा और क्या चैलेंजेस आए? एक तो आर्टिस्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। उसके अलावा था फंडिंग, पैसे, क्योंकि आप शुरू कर सकते हो एक डोमेन खरीद के और एक होस्टिंग खरीद के और 2-3 प्लगइन डाल के वेबसाइट पे, जो कि $200-300 में 20,000 तक हो जाता है। उतना हमने शुरू में लगाया, बट हमको समझा कि मार्केटिंग करना है या वेबसाइट को और अच्छा बनाना है, स्पीड फास्ट करना है, तो इन सब चीज़ों से काम नहीं चलेगा। फिर हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से थोड़ा पैसा लिया कि अभी दो, हमको 3 महीने में आपको लौटा देंगे, आप इतना दो उतना लौटा देंगे। तो फिर हमने ऐसे ही फ्रेंड्स फैमिली से पैसे लिए, उसके थ्रू हमने आया तो हमको थोड़ा सेल जनरेट होने लग गया, तो हमने उनको रिटर्न किया। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ये चैलेंजेस हमने करे। फिर मेजर चैलेंजेस आए, हम लोग कॉलेज के बाद पुणे आए, हमने डिसाइड करा कि हम लोग पुणे में जाके ऑफिस ओपन करते हैं। बट शुरू में तो उतने पैसे नहीं है। फिर हम 3 लोग एक
2 BHK फ्लैट लिया, उसमें बैठते थे एक रूम में, एक रूम को ऑफिस बनाया और उसमें पूरा घर से ही दिन शुरू कर दिया? हाँ, घर से ही शुरू किया। और हमने कुछ इंटर्न भी हायर करे शुरू में, तो 3 इंटर्न ज्वाइन करे। 3 में से एक तो छोड़ दिया कि यार ये घर पे कौन बुलाता है काम करने को। अच्छा, तो ऑफिस ही नहीं है, कौन सी ऐसी ऑफिस कौन कल्चर चाहिए था उसको हाँ, basically। ऐसी कौन सी कंपनी होती है जिसका ऑफिस ही नहीं है। तो फिर क्योंकि स्टार्टअप का उतना था नहीं कि ऐसे अभी आप अपने गैराज में एक रूम में बैठ के शुरू कर सकते हो, तो फिर हमने 2 इंटर्न के साथ थोड़ा उनको कंटेंट राइटिंग पे डाला, उनसे ब्लॉगिंग ये सब कराया। तो धीरे धीरे वो ओवरकम किया। फिर जब हमारा थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हुआ, फिर जैन 2019 में हमने अपना पहला ऑफिस लिया जो कि बहुत छोटा था ऊपर, उसमें फिर हमने हायरिंग शुरू करा वहाँ से। तो हायरिंग के चैलेंजेस तो अभी भी रहते हैं, आपको अच्छा टैलेंट हायर करने के लिए बहुत टाइम जाता है। बिल्कुल। ब्लॉगिंग से याद आया कि लोग सोचते हैं कि ब्लॉग पे सिर्फ कंटेंट डालना ही वहीं तक लिमिटेड है ब्लॉगिंग, बट भाई ने जैसे कि बताया कि एसईओ करते हैं अपने ब्लॉग की, ताकि कोई भी अगर पेंटिंग से रिलेटेड, पोर्ट्रेट से रिलेटेड कुछ सर्च करे तो भाई की वेबसाइट पहले पेज पे आए। तो उसके लिए ये भी अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग लिखते हैं। और मैंने आज रिसर्च में मैंने देखा कि आपने काफ़ी अच्छे कीवर्ड पे आप लोग रैंक करते हो, जो काबिल तारीफ़ है। तो आप लोगों को सोचना है, आप लोगों को ना थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स भी सोचना है कि यार ब्लॉग तक लिमिटेड नहीं रहना। उस ब्लॉग का आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो, उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो ब्लॉग को अपने कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, जैसे भाई कर रहे हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ बताए, आपकी एज कितनी है अभी? 26 ईयर्स। 26, मतलब 26 साल में भाई एकदम तबड़तोड़ तबाही मचा रहे हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आया था पिछली बात से कि आपने बोला था फैमिली फ्रेंड्स, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने बोला कि यार मैं जॉब नहीं करके मैं अपना कुछ खुद का स्टार्टअप करूंगा? शुरू में तो बहुत रेजिस्टेंस था ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने देखा भी नहीं है किसी को स्टार्टअप। पहली बात तो उनको स्टार्टअप चीज़ पता ही नहीं है, उनको बिजनेस पता है, ठीक है। और बिजनेस करने के लिए ना, मतलब ये तो आप कुछ फैक्ट्री खोल रहे हो या कुछ बना रहे हो तो दिख रहा है ऑनलाइन, हाँ वो दिखती है चीज़, तो उनको समझता भी है कि अच्छा ये बनाया है और कुछ कर रहे हैं। बट ऑनलाइन में उसका कुछ ऐसे दिखता नहीं है वो एकदम से, ठीक है। एक वेबसाइट बनाया, उसका क्या वैल्यू है? अब इंडियन एक्सप्रेस दिखता होगा, हाँ। सतीश के वीडियोस दिखेगा। हाँ, तो फिर धीरे धीरे जब हमने थोड़ा ग्रोथ शुरू करा, तो पहले भी जब पुणे में भी आए तब भी उनका बहुत रहता था कि कुछ रियल जॉब कर लो, इतने अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए हो, अच्छा डिग्री लेके आए हो, तो कहीं अच्छी जगह जॉब कर लो, कुछ हो जाएगा लाइफ में। बट फिर हम उनको बोलते रहे कि हाँ ठीक है, इतना 3 महीने का टाइम दो, इतना टाइम दो। तो मैंने बोला था कि ये 3-4 महीने का टाइम दो, अगर इसमें कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर देखते हैं, जॉब वगैरह कुछ देखते हैं। और आपका बचपन कहाँ पे ज़्यादा बीता है? तो बचपन मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? मुजफ्फरनगर क्या करके एक जगह है। अमेजिंग। तो यूपी वाले ठोको लाइक। तो 10th क्लास तक मैं उधर ही था। फिर लगा कि थोड़ा अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहिए। फिर 11th-12th मैंने कुरुक्षेत्र से करा, हरियाणा से। ओके। फिर उसके बाद था कि अभी ऑप्शन क्या है, इंजीनियरिंग कर लो। तो VIT इंजीनियरिंग में चले फिर हाँ, तो साउथ में अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो जहाँ पे अच्छा कोई कॉलेज मिल रहा था तो VIT मिल रहा था, उसमें मैकेनिकल भी मिल रहा था, तो फिर उधर चले गए। VIT में भी आई थिंक एडमिशन के लिए एक अच्छे मार्क्स के होना चाहिए। हाँ, होता है थोड़ा कि आपके मार्क्स और उनका एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर एक बात बताइए, आप साउथ में पढ़ाई लिखाई किए प्लस यूपी से आप थे, तो पुणे में आने का क्या रीज़न था? हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे स्टार्टअप का एक कल्चर होना चाहिए। दूसरा था कि ये भी देखा कि इकोनॉमिकल कहाँ पे रहेगा, क्योंकि तो वो भी था कि आप आगे इकोनॉमिकल एक तो रहना चाहिए शुरू में आके, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऑफिस पे, इन सब चीज़ों पे, रियल एस्टेट पे खर्च कर सकते हो। और दूसरा था कि आपको अच्छे लोग कहाँ पे मिल जाएंगे, तो पुणे में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस है इंडिया में, तो ये था कि अच्छे लोग इधर मिल सकते हैं। तो हमने डिसाइड करा कि पुणे एक बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, जो कि सही प्राइस पे हम लोग जाके वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं और हमको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे कंपनी बढ़िया के लिए। बढ़िया। और पुणे का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मैं गाइस मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो एक प्लस पॉइंट है कि पुणे का वेदर। ओके भाई, एक चीज़ हम पूछना भूल गए थे, शुरुआत करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगी थी, पैसे कितने लगे थे? तो शुरुआत में हमने बेसिक ही कुछ ज़्यादा करा नहीं था, एक वेबसाइट बनाया था, तो उस पर हमने कुछ 20-30 हज़ार रुपये खर्च हुआ था हमारा शुरू में। 20-30 हज़ार मतलब कैसे? 20-30 हज़ार आप एक डोमेन लेते हो, एक होस्टिंग लेते हो। 700 रुपये का हो गया। हाँ, एक होस्टिंग लेते हो। होस्टिंग कितने का लिया था आपने? होस्टिंग अभी तो मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं है, और ये सब मेरे जो शुरू में को-फाउंडर थे वो करते थे। ओके। तो उन्होंने एक ये लिया, फिर उसके बाद कुछ पेड प्लगइन्स रहते हैं, तो जैसे कुछ फीचर्स आपको ऐड करना है, तो वो पेड प्लगइन, पेड थीम। वर्डप्रेस से ही शुरू किया था आपने? हमने शॉपिफाई पे शुरू करा था, तो 3 महीने उधर चला है, तब तक तो कुछ सेल जनरेट नहीं हुआ, कुछ फ्री उनका प्लान रहता है। फिर उनका जो पेड प्लान रहता है वो कुछ मेरे को याद नहीं है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव था। 2-3 हज़ार रुपये महीने का। हाँ,
तो हमको लगा कि सेल तो कुछ जनरेट नहीं हो रहा है, इनको क्यों देना है, वर्डप्रेस पे तो फ्री में वेबसाइट बन सकता है। तो फिर हम वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो गए। फिर कुछ हमने एक्सपेंसेस करे थे कोर्सेज खरीदने में कि ठीक है मार्केटिंग सीखना है तो कुछ खरीद लेते हैं कुछ। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। लोग सोचते हैं, देखिए एक डोमेन से ज़िंदगी बदल सकती है, कहने का मतलब सिर्फ डोमेन ही उसके पीछे रीज़न नहीं है सक्सेस के पीछे। बट अगर आप जब एक डोमेन लेते हो ना, समझो आप बहुत बड़ा स्टार्टअप करने जा रहे हो, आप लोग हिचकते हो एक्शन लेने में कि यार डोमेन का जो पैसा है 700 रुपये बर्बाद हो जाएगा, होस्टिंग का बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ क्रैक हो गई ना, तो फिर करोड़ों रुपए का आप धंधा बिजनेस बना सकते हो। और भाई जीता जागता एग्जाम्पल है। तो भाई के लिए यार लाइक्स हो जाए, कम से कम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं सनी भाई, आप क्या बोलते हो? सही है, हो जाने चाहिए गाइस। 10 आप एक बार बोलो, अभी देखो करेंगे लोग गाइस 10,000 लाइक्स हो जाने चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए सतीश के वीडियोस। ओके भाई, तो थैंक यू सो मच। इसके लिए हम पैसे नहीं भिजवा रहे हैं आपको, बट मैं चाहूँगा कि पैसे से याद आया कि यार मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस में लास्ट ईयर जो छपा था, कुछ अराउंड 6 करोड़ के आसपास का आप लोगों ने रेवेन्यू किया था। तो अभी आप बताना चाहोगे मोटा मोटी कि यार क्या रेवेन्यू कर रहा है पोर्ट्रेट फिलिप? ऐसे तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा मैं, बट हाँ हम लोग मल्टीपल करोड़ में हर साल का रेवेन्यू रहता है। क्या बात है। और अगर ऐसे जानना चाहें कि उस रेवेन्यू में आपके एक्सपेंसेस कितने आते रहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि 120 तो आर्टिस्ट आपके साथ हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं? तो एम्प्लॉयज़ अभी हमारे पास 16 से 17 एम्प्लॉयज़ हैं। तो मेजर जो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं वो आर्टिस्ट का रहेगा। तो आर्टिस्ट हमारे फुल टाइम नहीं रहते, वो लोग एज ए फ्रीलांसर्स रहते हैं। okay. तो जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आएंगे हम उनको ऑर्डर देते हैं और वो जैसे जैसे ऑर्डर फुलफिल करते हैं हम उनको पेमेंट करते हैं। okay. तो आर्टिस्ट का ऐसा रहता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने आएंगे उनको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं चाहूँगा आप मोटा मोटा एक्सपेंसेस के बारे में बताओ कि एक्सपेंसेस कितने बनते रहेंगे हर महीने? ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपये अगर हमने कमाए तो उसमें से 40 रुपये तो शिपिंग, पैकेजिंग और आर्टिस्ट को जा रहा है। बाकी 20% जो उसका 20 रुपये जो है वो हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट जाती है। फिर 10% आप मान के चल सकते हो सर्वर कॉस्ट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपने थ्रू आउट द ईयर लिए होते हैं, होस्टिंग वगैरह सब। होस्टिंग अगर आप ईमेल भेजते हो, ईमेल के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर रहता है। और उसके बाद जो बाकी पैसा रहता है उसको हम मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। मतलब प्रॉफिट कुछ नहीं बचाते हो आप? प्रॉफिट, मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूँ ना कंपनी में। बहुत चालू बंदे हैं भाई साहब, क्या बात है। एक और चीज़ मुझे पूछना था सनी भाई, आपको थ्रेट नहीं लगता कि यार कोई मेरे चीज़ को कॉपी कर लेगा, ऐसे रेप्लिकेट करके वो आगे निकल आएगा, ऐसा आपको लगता है? सबको पता है जोमेटो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सबको पता है ओला एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा है उसको? हाँ, तो आपका जब आपको पहली चीज़ तो वो आइडिया जब ओरिजिनल रहता है, आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का दिखता है, तो तभी आप उस पर एफर्ट डालते हो। ऐसे आपको इंटरनेट पे आप सर्च करोगे आपको 1000 आइडियाज़ मिल जाएंगे। बिल्कुल। बट जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट, आपको सही में लग रहा है कि आप वहाँ पे कुछ जाके वैल्यू कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, तो तभी उस पर काम करो तो अच्छा है। बाकी तो देख के इंटरनेट पे कुछ ट्राई करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा उस चीज़ में। सही बात, एकदम सटीक बात बोले कि आप दूसरे का देखा देखी ज़्यादा लंबा आप नहीं कर पाओगे जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर जब तक आपने खुद उस प्रॉब्लम को समझा नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ पे लॉन्ग टर्म काम कर ही नहीं सकते। क्या बात आपने बोला, एकदम क्लियर। एक और चीज़ मैंने आपके वेबसाइट पे देखा था, आपने लिखा था 100% मनी बैक गारंटी। तो इस चीज़ के पीछे क्या वजह है और क्या कभी ऐसे रिफंड देने पड़ते हैं? तो इसमें ना कस्टमर्स को थोड़ा सा हिचक रहता है ऑर्डर प्लेस करते हुए कि क्या हुआ, बुरा बन गया तो? हाँ, अगर वो क्या पता वो अच्छा ना बने, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि आपने शूज़ देखे और ऐसे ही शूज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, कस्टम प्रोडक्ट है। तो कस्टमर को जो हम ऐसा रहता है ना कि आप जब मार्केटिंग भी करते हो या कुछ चीज़ें करते हो ना, आपको फियर्स दूर करने होते हैं। आप एक ट्रस्ट जनरेट करना चाह रहे हो, तो जैसे रिव्यूज से एक ट्रस्ट जनरेट हुआ, फिर आप उनको बोल रहे हो कि ठीक है वेबसाइट सब सही है, आपको प्रोडक्ट जो सैंपल्स दिख रहे हैं वो सब सही है, रिव्यूज सब सही है, बट उसके बाद भी अगर अच्छा नहीं बनता है तो आप आओ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता हम आपका पैसा आपको वापस कर दें। क्या बात है, मतलब आप अपने जेब से आप चीज़ें वो करते हो? हाँ, एफोर्ड करते हो। हाँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी वजह है कि आपको लोग इजीली ट्रस्ट करके आपसे ऑर्डर लेते होंगे। हाँ, क्योंकि उनको डर नहीं है ना किसी चीज़ का यार कि मेरा पैसा फंस जाए, बर्बाद हो जाए। हाँ, उसमें 2 वे भी है। अभी हमको पता है कि अगर अच्छा नहीं बनेगा या सर्विस अच्छा नहीं रहेगा तो कस्टमर रिफंड मांग सकता है, तो हम भी अपना 100% देते हैं हर कस्टमर को। क्या बात तो ये दोनों के लिए ये चीज़ अच्छी है कि उनको भी एक अच्छा सर्विस मिल रहा है और हम भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना के उनको दे पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मार्केटिंग टेक्निक है गाइस। अगर आप कुछ सेल करना चाहते हो तो ऐसा कुछ दो ताकि सामने वाले को भी यार भरोसा रहे कि हाँ ये बंदा क्वालिटी दे रहा है, तभी ऐसा कुछ पॉलिसी रख रहा है। क्या बात है सनी। ठीक है सनी भाई, वैसे तो आपने काफ़ी कुछ शेयर किया। मैं जानना चाहूँगा, जैसे मेरी जो ऑडियंस है ज़्यादातर यंग ऑडियंस है, जो 50% जनता है ना 17 से लेके 25 साल वाली है सबसे ज़्यादा,
और भी लोग देखते हैं उनको मेरा नमस्कार है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा जो लोग भी कुछ शुरू करना चाहते हैं उनको क्या टिप देना चाहेंगे, और क्योंकि यार आप सक्सेसफुली चीज़ों को कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू लोग सुनना भी चाहेंगे, तो एक बार बताइए जरा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जैसे आपने बताया कि बहुत यंग ऑडियंस है आपका, मतलब कॉलेज वाले लोग रहेंगे, तो पहले तो मैं और लोग भी हैं, बुरा ना मान जाए। हाँ, और बिजनेस जिनको स्टार्टअप कुछ बिजनेस कुछ शुरू करना है ऐसे लोग रहेंगे। तो आप जिनको पहली चीज़ तो जो कॉलेज में है उनको मैं बोलूँगा कि अच्छे से पढ़ लो पहले तो, क्योंकि वो भी काम आने वाला है आजकल। एक बहुत यहाँ पे मैं टोक रहा हूँ, ड्रॉप आउट वाले सीन पे आप क्या बोलना चाहेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप आउट सीन पे मैंने तो ड्रॉप आउट नहीं किया है। आपने नहीं किया, बट ऐसा कल्चर है स्टार्टअप में कि ड्रॉप आउट करो, स्टार्टअप चालू करो। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आज ही सॉल्व करनी है, अगर मैं 2 साल तक वेट करता हूँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे से निकल जाएगी, तो आप करिए ड्रॉप आउट। तो ऐसा नहीं लगता है कि ड्रॉप आउट जो टैग है काफ़ी ओवररेटेड है? मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद से नहीं करा है, बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये अपॉर्चुनिटी, जैसे कोविड में बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, तो वो तभी चले कि अगर आप उनको उसी टाइम पे लेके आओ। टॉपिकल जो चीज़ होती है कि अभी ये चीज़ ट्रेंड हो रही है, अगर आप उसके लिए 2 साल का वेट करोगे, कॉलेज डिग्री खत्म करोगे, 4 साल का बीटेक होता है, आप 4 साल वेट तो नहीं करोगे। आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है और मेरे को जरूरत नहीं है इस एजुकेशन का, तो छोड़ सकते हैं। तो छोड़ सकते हैं आप। कॉलेज के जो लोग हैं उनको तो मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से डिग्री खत्म करो, अच्छे से मार्क्स लेके आओ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से नॉलेज नहीं लोगे तो बाद में भी आपको दिक्कत आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खत्म करो। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप सीधा स्टार्टअप करो, आप स्टार्टअप में जॉब भी देख सकते हो। आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करो जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे नहीं है, जिनके स्टार्टिंग फेज में 2-4 साल पुराना स्टार्टअप ये अभी शुरू हो रहा है, आप वहाँ पे जाओ, उसकी को फाउंडिंग टीम में या फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हो सकते हो आप। तो वहाँ पे जाओ, उनको आप हेल्प करो, वहाँ से कुछ सीखो और फिर आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। बट आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ और मेरे को आज ही सॉल्व करनी है, तो क्यों नहीं, आप अपना वेबसाइट बनाइए या फिजिकल कुछ है तो फिजिकल स्टोर बनाइए और उस पर काम शुरू करिए। क्या बात है। और एक और चीज़ मैंने आपके इंटरव्यू में सुना था कि आपने बोला था कि मैं माइक्रो निश पकड़ रहा हूँ। जैसे अमेजोन है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, या फिर फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है, तो उस पर तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं। तो आपको हर चीज़ें नहीं सेल करनी है। अगर आप कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो, ई कॉमर्स शुरू कर रहे हो, तो कोई एक चीज़ पकड़ के सेल करो, जो आई थिंक आपका बहुत बड़ा एक की पॉइंट है सक्सेस का। आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? हाँ, तो इसमें कैसा होता है कि अगर हमने जैसे एक माइक्रो निश पकड़ा पेंटिंग्स का, तो हम इसके ही अराउंड एक्सप्लोर करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें कैसा रहता है कि एक तो आप बहुत टारगेटेड रहते हो, आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होता है उसके अराउंड। हाँ। दूसरा, कंपटीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को कुछ कस्टम चीज़ चाहिए, वो अमेजोन पे नहीं जाएगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं जाएगा या किसी और वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो ऐसे ही प्रोडक्ट देखेगा जहाँ पे उसको कस्टम सर्विस मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, अभी हम नए प्रोडक्ट भी पेंटिंग के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहे हैं हमारे। हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, हम ऑलमोस्ट 1-2 वीक में उसको लॉन्च करने वाले। जैसे हम लोग आपने देखा बहुत सारे फेमस पेंटिंग्स होते हैं, मोनालिसा पेंटिंग हो गया या स्टेरी नाइट्स हो गए या बहुत सारे हो गए, तो हम लोग उनके ऑफिशियल रेप्लिकास बेचने वाले हैं। जैसे ऑफिशियल मर्चेंडाइज होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, मार्वल रॉयल्टी जाएगी उनको कुछ ऐसा। हाँ, तो जिनसे डील करेंगे, जिनको रॉयल्टी जाना है उनको रॉयल्टी जाएगा, और जो रॉयल्टी फ्री है उनको भी हम अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं। अमेजिंग। ये तो मतलब आपने फ्यूचर प्लान भी बता दिया। ओके, एक और चीज़ मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा सेल किस चैनल के थ्रू होता है, किस मीडियम से आपको सबसे ज़्यादा सेल्स आते हैं? तो प्राइमरी तो हमारा SEO ही है। SEO। हाँ, उसके बाद हमारा सेकंड इज गूगल एड्स। तो पर मंथ का क्या ट्रैफिक होता रहेगा SEO के थ्रू? हमारी वेबसाइट पे एवरेज ट्रैफिक कुछ 50,000 के अराउंड रहता है, 50 to 60,000। वो भी US UK से आता रहेगा? हाँ, मेजर इज फ्रॉम US, फिर इंडिया, फिर UK एंड ऑस्ट्रेलिया। अमेजिंग। तो SEO के अलावा और क्या क्या मीडियम? SEO के बाद गूगल एड्स हो गया, तो गूगल एड्स पे भी हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि जो लोग उस चीज़ के लिए सर्च ही कर रहे हैं तो उनका इंटेंट ज़्यादा रहता है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फिर उसके बाद हम फेसबुक एड्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग ट्राई करते हैं कि डिफरेंट ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करते हैं। हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम लोग बीच बीच में ट्राई करते रहते हैं, तो वो भी एक रहता है। तो आपको क्या लगता है जो सबसे इफेक्टिव तरीका है सेल का, वो आपको SEO लगता है? वो एक्चुअली इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग ने फंडिंग नहीं लिया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो उसमें कैसा है कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट डालोगे आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अभी एड्स पे कैसा है कि अगर आपको जितना ज़्यादा ग्रो करना है उतना ज़्यादा एड्स पे लगाते जाना पड़ेगा, बट SEO में कैसा है कि आप एफर्ट डाल रहे हो, उधर उतना एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप अपनी टीम को पे कर रहे हो या किसी के साथ कोलैब कर रहे हो तो उसमें पे कर रहे हो, सही बात, बट इतने एक्सपेंसेस नहीं होते मार्केटिंग के, पेड मार्केटिंग के कंपैरिजन में। काफ़ी कुछ बातें कर ली हमने सनी भाई। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसी बिजनेस में आप इसका फ्यूचर किस तरीके से देखते हो,
और या फिर आपकी फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या है, कुछ अगर बताना चाहें आप। तो हम लोग इसी के अराउंड हैंडमेड पेंटिंग्स के अराउंड ही और प्रोडक्ट लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं। होम डिकोर कैटेगरी में हम लोग एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं। अमेजिंग। तो धीरे धीरे इसमें एक्सप्लोर करेंगे और जैसे हम लोग ये टैप इन करते हैं मार्केट को, उसके बाद हम कुछ और हैंडमेड प्रोडक्ट्स इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं वेबसाइट पे, तो वो ट्राई करेंगे। तो ये हमारा अभी प्लान है अगले कुछ महीने का, 1 साल का। क्या बात है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से आपको अवार्ड भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और मज़ा आ गया आपसे बात करके सनी भाई, एंड थैंक यू कि आपने समय दिया और इतना वैल्यूएबल नॉलेज दिया हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि जाते जाते अगर आप मेरी ऑडियंस से कुछ बताना चाहें या फिर कोई टिप देना चाहें तो प्लीज़। सबसे पहले तो थैंक यू सतीश भाई, आप आए यहाँ तक और इतना टाइम निकाल के आपने सब शूट 4 साल के बाद फाइनली। हाँ, 4 साल से बात करते करते अभी फाइनली शूट कर रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस के लिए ये कि अगर आपको सही में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हो किसी और से बेटर, तो आपको ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप अभी रेडी नहीं हो, तो आप ट्राई करो कि किस स्टार्टअप में जॉब लो या फिर उसके अराउंड थोड़ा नॉलेज गैदर करो और फिर उसको स्टार्ट करो। बट हाँ, अगर आपको लगता है आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो क्यों नहीं शुरू करें। क्या बात है। थैंक यू सो मच सनी भाई। एंड दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यार लाइक करो यार, सनी भाई ने इतनी चीज़ें बताई, वैल्यूएबल करोड़ों का इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर किया। और उम्मीद है कि आप लोगों को इंस्पिरेशन तो मिली होगी सनी भाई के स्टोरी से, क्योंकि सनी भाई भी मेरे जैसे यूपी से आते हैं और इतना तबाही कर रहे हैं। तो यार मज़ा ही आ गया आपसे बात करके भाई। तो दोस्तों, और जो लोग भी नए आ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।